Hello, hi, good morning. So, I hope you are doing good and you have already made a profit and loss account from scratch. That is from a trial balance. Now is the time to make the final balance sheet, and this will be your last module and your course will be completed then. So friends, let me first tell you one important thing. यहाँ पर आप जो भी शेड्यूल्स देख रहे हैं, लेट्स से ये बैलेंस शीट आ रही है यहाँ पे, और इस बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं इन सभी की डिटेल्स बैलेंस शीट के शेड्यूल्स में गिवन होती है। तो ये जो भी आप शेड्यूल देख रहे हैं, ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू टाइप शेड्यूल 3 फॉर्मेट एंड यू विल गेट द बैलेंस शीट फॉर्मेट लाइक दिस एंड नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्मेट लाइक दिस, वेयर दे हैव मेंशन्ड व्हाट ऑल डिटेल्स यू हैव टू मेंशन। क्या क्या चीज़ें आपको शेड्यूल्स में दिखानी है, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, उन्हीं सभी चीज़ों को हमारी कंपनी में जो एसेट या लायबिलिटी आ रहे हैं हमने उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट करी है। तो जो भी चीज़ें हमने पीएनएल के शेड्यूल में करी थी वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कैसे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप यहाँ पर लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज आई हैव टू पुट अ सम इफ फॉर्मूला equal to sum if then select the range. I think I should select this whole item, this whole column, comma, go back to balance sheet schedule, select this, comma, I have to put the sum which is coming in the H column. So select the whole column, press F4 to freeze it, press enter. Now it's coming negative. Just put a negative sign here so that all the amounts come positive. आप देख सकते हैं जो भी पीएनएल के आइटम है वो सारे हमने हाईलाइट कर लिए थे। जस्ट गो हियर, select the PNL and check out here amount, filter by color, no fill. There is nothing left. Almost everything is covered. Then also go here, select coloring and select the final amounts, because हमने जो है ऑडिट क्लासिफिकेशन के बाद सारी चीज़ें जो है हमने एच कॉलम में शिफ्ट कर दी है। तो आपका पीएनएल का सारा काम हो गया है। नाउ कम्स द बैलेंस शीट पार्ट। उस बैलेंस शीट के लिए जितनी भी चीज़ें आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी होती है वो पहले आप नोट्स तैयार करते हैं बाय रीडिंग इट फ्रॉम द शेड्यूल 3। Just copy and paste it, like what will go in the share capital, what all will go in reserve and surplus. You have to show the opening balance reserve wise, then add or subtract it, and then show the closing balance for each and every reserve. Similarly for long term provisions, उसमें employee benefit में gratuity कितना है, leave encashment कितना है, वो आपको दिखाना होता है। ट्रेड पेबल में भी आपको डिस्क्लोजर देना होता है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का कितना है आउटस्टैंडिंग और बाकी सबसे कितना है। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं यूजर्स को बेटर एनालिसिस में या बेटर एंटिटी के ऑपरेशंस को समझने में हेल्प करते हैं, इसलिए डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। सिमिलरली अदर करंट लायबिलिटीज की कुछ डिस्क्लोजर्स आएंगे और ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे टैली में तो सबसे पहले आप फिल्टर लगाएंगे बैलेंस शीट आइटम्स कौन से हैं जो आपने ओरिजिनली आइडेंटिफाई करे थे। जितने भी टैली के यहाँ पर हेड आ रहे हैं या टैली के जो लेजर नेम है जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप उन्हें मैप करेंगे कि ये जो अमालगमेशन रिजर्व है ये कौन से हेड में जाना चाहिए। लाइक इज इट अ रिजर्व अकाउंट, इज इट अ कैपिटल अकाउंट, इज इट अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इज इट स्टैट्यूटरी ड्यूज। यानी कि शेड्यूल 3 में जो जो चीज़ें आपने मेन हेडिंग डाली है उसमें कौन कौन से हेड में जाएगा वो आपने क्लासीफाई कर लिया। कैसे करा आपने? एक चीज़ देखी, आपने एनालाइज करा कि ओके ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में भी जो है बैलेंस शीट जब आप मैच करेंगे तो आप चेक करेंगे अच्छा लाइबिलिटी है तो इसमें कौन से में जाएगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, करेंट में, कहाँ जाएगा। तो जैसे ही आप ये एनालाइज कर लेते हैं और इसकी मैपिंग कर लेते हैं क्लाइंट के साथ बैठकर, या जितने चीज़ें आपको पता है अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आपका जो है ये एक तरह से टेबल तैयार हो जाएगी। और जैसे हमने पीएनएल में जो शेड्यूल्स में चीज़ें आ रही है, जैसे बैलेंस शीट शेड्यूल्स में जो चीज़ें आ रही है, लेट्स से यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी है इस पर्टिकुलर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, वो हम सारी चीज़ें एच कॉलम में लिख लेंगे सम इफ लगाने के लिए। और वही सारी सेम चीज़ें हम यहाँ बी कॉलम में लिख रहे हैं ताकि सम इफ का फॉर्मूला लग सके और सारे बैलेंस शीट के आइटम्स सम इफ के थ्रू कवर हो सके। तो मैं सिंपल से यही कर रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, बट फिर भी मैं यहाँ पर चलो पेस्ट कर देता हूँ एक बार। नॉन करंट में
जहाँ भी नेगेटिव आ रहा है और वो नेगेटिव बैलेंस नहीं आना चाहिए तो आप एक नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। जैसे इन्वेंट्रीज है नेगेटिव आ रही है तो जाहिर सी बात है आप नेगेटिव नहीं दिखाना चाहेंगे, जो नॉर्मली आ रही है वही आप दिखाना चाहेंगे। ऐसा होता है ना कि आपके ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट क्रेडिट होता है, जब एक्चुअली में शेड्यूल में दिखा रहे हैं देयर यू वांट ओनली एन अमाउंट, राइट। ये मैं आपको एक अलग तरीके से करके दिखाऊंगा बैलेंस शीट। अभी बस मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये जितनी भी डिटेल्स हमने बनाई है ये शेड्यूल 3 पढ़कर हमने जो है यहाँ पर एक एक आइटम की डिटेल्स बनाई है कि कंपनी के ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं और हमारा शेड्यूल 3 जो है क्या क्या डिमांड करता है। तो ऐसे कर जो है कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पेस्ट कर ली है, इसको एक बार इग्नोर करते हैं और एक नए अंदाज में एक नई तरीके से जो है बैलेंस शीट के शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा P&L में हमने पहले शेड्यूल में जो था समिफ का फॉर्मूला लगाया एंड देन वी हैव मैप्ड इट कि ट्रायल बैलेंस के सभी चीज़ें कवर हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी चीज़ उल्टी कर लेते हैं। जो जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें आ रही है भले ही हमने समिफ का फॉर्मूला लगाया अपने कंट्रोल पर्पज़ के लिए ताकि कोई भी चीज़ चेंज करें कोई भी दिक्कत हो तो वो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेट रहे, बट इसकी चेकिंग हम जो है इंडिविजुअली आइटम वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमालगमेशन रिजर्व आ रहा है तो ये जो आपका यहाँ पर आ रहा है अमालगमेशन रिजर्व, ये रिजर्व वाले अकाउंट में जाएगा और वहाँ पे 16 करोड़ का शो होगा। तो जब मैं बैलेंस शीट शेड्यूल निकालूंगा तो शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस की मैंने डिटेल शो करी है और रिजर्व एंड सरप्लस में जो अमालगमेशन रिजर्व है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो बैलेंस उठकर आ रहा है आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले जाता हूँ, वो है 16 करोड़ 88 लाख एंड दिस अमाउंट इज कमिंग टू बी पॉजिटिव। मैंने इसलिए इसको नेगेटिव किया है क्योंकि द रीज़न इज कि जो लाइबिलिटी साइड होती है उसमें क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी उसका नेगेटिव बैलेंस होता है, इसका मतलब लाइबिलिटी साइड पॉजिटिव है क्योंकि लाइबिलिटी का होता ही क्रेडिट बैलेंस है, इनकम का होता ही क्रेडिट बैलेंस है। बट यहाँ पर जो है इस रिजर्व का डेबिट बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए इसको जो है यहाँ पर नेगेटिव में शो करना पड़ रहा है बिकॉज जब आप तीनों रिजर्व का टोटल करें तो टोटल जो है वो बिल्कुल सही है। तो रिजर्व का जो है यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है अल्टीमेटली। कोई बात नहीं, हम तो बस एक एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, जो एक एक बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो बैलेंस शीट शेड्यूल में जा रहे हैं और नहीं जा रहे तो उसे हम डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है इक्विटी शेयर कैपिटल है 27 करोड़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आप कैपिटल में डालेंगे जिसमें ऑथराइज कैपिटल दिखानी होती है और ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जहां तक कंपनी मैक्सिमम अपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है विदाउट पासिंग एनी रेजोल्यूशन, विदाउट चेंजिंग एनी डिटेल्स इन आरओसी। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल है डजंट मीन कि कंपनी ने इतने ही शेयर्स को इशू किया हो, इतना ही पैसा उसके पास आया हो। तो ये जो डिटेल है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, ट्रायल बैलेंसेस का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है कॉपी कर लेंगे और 10 रुपीज़ का है तो 1 0 और लगा दीजिए। ये आपकी है ऑथराइज कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस से तो नहीं आएगी बट फिर भी आपको यहाँ दिखानी होती है। फिर आपकी जो है वो है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ये आपकी ट्रायल बैलेंस से आ रही है कि भैया शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है वो यहाँ से आप देखकर उसे मैच करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर ली और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक टाइटल डाल दिया इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और सेम ही टाइटल हमने यहाँ पर डाल दिया उसके सामने, ताकि जब हम सम इफ का फॉर्मूला लगाए तो चीज़ें मैच हो जाए और हमारे कंट्रोल में रहे। अगर आप सिंपल लिंक लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सम इफ से आपको इंश्योरिटी मिलती है कि भैया जहाँ पर भी जो है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर यहाँ पर आ रहा है इस कॉलम में, वो सारी अमाउंट यहाँ पर उसका सम जो है वो कवर हो रहा है। उसके बाद जो है डिटेल ये रिकन्सिलेशन की मांगते हैं कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे, तो ये आपको मैनेजमेंट से पूछ के डालना होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं। अगर आपकी कंपनी में किसी ने 5% या उससे ज़्यादा के शेयर ले रखे हैं तो उनकी डिटेल जाती है, 5% से ज़्यादा के शेयर होल्डिंग है तो डिटेल जाती है, और अगर कुछ टर्म्स है राइट्स अटैच्ड है इक्विटी शेयर्स में तो वो डिटेल्स आप शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है, जिसको आपने ABCD करके फॉर्मेट में बनाकर दिखाया है। तो मैनेजमेंट से डिटेल लेनी होगी, पूछना पड़ेगा, अगर ऑडिटर हैं तो उसमें चेकिंग करनी होगी और उसके बाद या वो डिटेल को यहाँ पर दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का कितना ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है 96 लाख आ रहा है नेगेटिव यानी क्रेडिट बैलेंस,
और क्रेडिट बैलेंस इसका होता है, तो यहाँ पॉजिटिवली शो किया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, मुझे याद है कि बिल्कुल नीचे हमने शो किया था प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पिछली बार का कैरी डाउन बैलेंस है कि नेट प्रॉफिट आ जाता है ना, उसके बाद जो है उसी बैलेंस को आगे कैरी रखते हैं। तो ये पीएनएल का जो है बैलेंस पड़ा है, पिछली बार तक जितना प्रॉफिट हो गया वो पीएनएल अकाउंट में उसको रख देते हैं, हर साल नया बनता है प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली इसी अकाउंट में कैरी हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, और ये आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। प्रीमियम का ओपनिंग था, अगर आप कुछ भी इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा, नहीं इशू कर रहे हैं नहीं ऐड होगा, कुछ एडजस्टमेंट करिए इससे तो माइनस भी होता है, और माइनस होने के बाद बैलेंस आता है, बट वो यहाँ पर गिवन नहीं है। अमालगमेशन रिजर्व जो है वो भी आपने ऐड कर दिया, जो बैलेंस पहले से चला आ रहा था, और उसे आपने यहाँ पर मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। इसे अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया है बाद में देखेंगे, या इसको कैसे दिखाएंगे बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ड्यू फॉर रिफंड है तो इसको आप डेफिनेटली जो है लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, शेयर कैपिटल का पार्ट है ही नहीं है क्योंकि ये रिफंड के लिए है, तो इसको बाद में हम लेकर चलते हैं। कुछ आपके जो है स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ आ रहे हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करीब 74 लाख रुपीज़ के आ रहे हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज़। स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो है दोस्तों वो आपके अदर करेंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपने पेस्ट नहीं करा है, तो फार्मूला पेस्ट करने के बाद ये देखेंगे आप स्टैट्यूटरी ड्यूज़, तो उसमें जो है आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आप ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पेस्ट कर दिया, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि आप स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को जो है यहाँ पर पेस्ट कर सकते थे, और उसके बाद इसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते थे, तो तब भी जो है सेम ही चीज़ आएगी, कोई शक नो। लेट्स मूव अहेड। तो इस हिसाब से जो है आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को भी कवर कर लिया, इसे भी आप येलो कर दीजिए। लेट्स मूव अहेड। नाउ कम्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इसमें ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, और ये आपका जाएगा ट्रेड पेबल्स में। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स आ रहा है उसका आप टोटल देख सकते हैं, या फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेड पेबल्स पे ऐसे, और इसका टोटल आप देखेंगे 2,81 लाख। और ये चीज़ जो है आपका बैलेंस शीट शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट हो गई है, एटलीस्ट एक जगह तो आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में इसमें से कितना पैसा यू डोंट नो, तो आपने सभी चीज़ें जो है नीचे क्लासीफाई कर दी है। अगर आपको पता लग गया कि कुछ पैसा इसमें से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का है तो आप वो यहाँ डाल देंगे और इसमें से वो लेस कर देंगे, तो सारी चीज़ें मैच रहेगी। अभी हमारा सिंपल से एक टारगेट है कि आपकी बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं वो आपके बैलेंस शीट शेड्यूल में कवर हो जाए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर डूइंग राइट नाउ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एडवांस रिसीव्ड है फ्रॉम कस्टमर्स अगेंस्ट सर्विसेज, और आप इसको देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पर जाएगी। तो आप पहले इसका टोटल करिए, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये करीब करीब आ रहा है 28,000। तो कस्टमर से जो आपको एडवांस मिला है, कस्टमर से जो आपको एडवांस मिला है वो आपकी लायबिलिटी है, पर वो ट्रेड पेबल नहीं है, वो अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं उसे 28,000, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आ गया 28,000। तो ये चीज़ें भी आप कवर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आपको सही लगता है आप उस जगह पर एक बार डाल रहे हैं, एंड देन यू विल सी कि सारी चीज़ें करेक्ट है नहीं है, या कुछ रिक्लासिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ शेयर एप्लीकेशन भी है जो ऊपर शायद रह गई थी, और रिफंड के लिए है तो अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, उसे आपने वहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हैं प्रोविज़न फॉर ग्रेट्युटी अनफंडेड। तो प्रोविज़न है ग्रेट्युटी के लिए, लीव एनकैशमेंट के लिए भी है, तो उसे आप कहाँ डालेंगे? उसे आप डाल सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में या लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। तो यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में डाला हुआ है, करेक्ट। अब इसमें से आप पूछेंगे शॉर्ट टर्म कितना है, वी डोंट नो। वर्किंग करेंगे, एक्चुअल वैल्यूएशन जो है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद यहाँ रिक्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी।
बट एक बार तो हम ये देख रहे हैं ना कि बैलेंस शीट के सभी आइटम्स आपके शेड्यूल में कवर हो रहे हैं। सिमिलरली जो है अनअर्न्ड इनकम है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की अनअर्न्ड इनकम, तो इसका मतलब ये आपका एक डेफर्ड रेवेन्यू आइटम है, ऐसी इनकम जो आपने भी कमाई ही नहीं है। तो इसे आप कहाँ शो करेंगे? इनकम ऐसी है जो आपने एक्चुअली में कमाई नहीं है और पैसा मिल गया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, उसे आप लाइबिलिटी में शो कर रहे हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में। और सिमिलरली जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं उसे आप स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में शो कर रहे हैं। आई थिंक इसको हम टोटल कर चुके, शायद ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। स्टैट्यूटरी ड्यूज़ 7453 ये मैच होता है, ये मैच होता है। ओके, नाउ एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट एक्सपेंसेस, कस्टमर से आपको एडवांस मिला है, ये करीब करीब जो है 3 लाख रुपीज़ का है, तो ये भी आपने शो कर दिया अदर करेंट लाइबिलिटीज़, और अगर नॉन करेंट नेचर का है तो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। सिमिलरली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी आ रही है 57 लाख रुपीज़ की, जिसके लिए हम डेफर्ड टैक्स का अलग नोट बनाते हैं। ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अलग नोट बनेगा। बट आप देख सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आप पॉजिटिव बैलेंस रहा है, दैट मीन्स कि एक एसेट है, राइट। लाइबिलिटी अकाउंट में अगर नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यानी कि वो उसके लिए पॉजिटिव ही है, बिकॉज लाइबिलिटी में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बट अगर उसका बैलेंस नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब वो एक एसेट है। तो इसलिए आप देख सकते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं 57 लाख रुपीज़ का। तो वही चीज़ें जो है मैं यहाँ पर शो करूँगा कि हाँ हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, एटलीस्ट हम शेड्यूल में इस अमाउंट को ले आए हैं। उसके बाद जो है आपके कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप फिक्स्ड एसेट का आप टोटल कर सकते हैं। ये देखिएगा फिक्स्ड एसेट का टोटल आ रहा है करीब करीब 3 करोड़। फिक्स्ड एसेट का जो है हमने अलग शेड्यूल भी बनाया है, और उस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है करीब करीब आ रहा है आपका 3 करोड़। ये देख सकते हैं आप, ग्रॉस ब्लॉक आ रहा है 3 करोड़, हमारे शेड्यूल में भी इतना ही आ रहा है और यहाँ पर भी इतना ही आ रहा है। तो एक ये मुझे फिक्स्ड एसेट मिला है गुड़गांव का, ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है, इसलिए जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट में आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आएगा 3 करोड़ 78 लाख। अब जहाँ तक बात आपके फिक्स्ड एसेट की है, जो आप देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड एसेट रह गया यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर लगाना पड़ेगा, कंटेन्स, एक तो फिक्स्ड एसेट होगा और कंटेन्स डेप्रिसिएशन। तो अगर आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप देखें, मतलब अगर आप P&L का आइटम हटा दें, सिर्फ बैलेंस शीट का आइटम देखें, तो आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 81,57,000। वहीं अगर मैं फिक्स्ड एसेट का नोट देखता हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स देखता हूँ, तो उस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेट ब्लॉक आ रहा है 2021 का वो है फिक्स्ड एसेट का 36 लाख प्लस इंटेंजिबल एसेट का 81,57,000, यानी ये टोटल में मैच कर रहा है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये भी मैच कर रही है, टोटल में सब मैच कर रहा है, इंडिविजुअली भी मैच नहीं कर रहा है। ये हमेशा जो है प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जो हम शेड्यूल बनाते हैं दोस्तों, ये शेड्यूल हमारा जो है हर साल जो है कैरी ऑन होते रहता है, पर जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो तो एक एक एसेट वाइज होती है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार इंडिविजुअली में मैच नहीं होता है बल्कि टोटल में मैच होता है। तो ये चीज़ हो सकती है, आप मैनेजमेंट से डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो बताएंगे ऐसे ही चले आ रहा है, गलत गलत जो है हमने कुछ ऊपर नीचे रिकॉर्डिंग कर दी है, या कुछ एसेट ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनमें जो है ज़ीरो बैलेंस आ रहा है, बट ऐसे ऐसे कर कर जो है कुछ ना कुछ वो इश्यूज़ बताएंगे। बट अगर आप देखते हैं तो हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली है। यहाँ पर एक बार आगे चलते रहिएगा। ग्रेट सॉल्यूशंस कैनेडा, ग्रेट सॉल्यूशंस कैनेडा का कुछ बैलेंस आ रहा है 1 करोड़ 46 लाख रुपीज़ का। तो अब ये बैलेंस क्या है, आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब एसेट साइड पर आना चाहिए। और जब आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, इसकी ऑडिट करेंगे, तो आपको पता होगा कि इस बैलेंस में एक्चुअली में है क्या।
क्या हमने इसको कोई सामान बेचा है, वो हमें लेना है, ये एक्चुअली में इसमें है क्या, इसके अंदर है क्या, तभी उससे बता सकते हैं कि इस बैलेंस को हमें कहाँ दिखाना है। जैसे यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं इसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। ये एक पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, एक डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसे हम एसेट साइड पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं है वो यहाँ से क्लासीफाई हो रहा है, नॉन करेंट है या करेंट है वो भी देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से जो है बैलेंस शीट शेड्यूल में इसको लेकर जाएंगे। फिर जो है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट आ रहा है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो एक प्रोविजन का पार्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल है, शायद आप उसके साथ जो है आप ये प्रोविजन फॉर बैड डेट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए और फॉर्मूले को भी पेस्ट कर लीजिए। करेक्ट। तो इसी तरीके से जो है आपने यहाँ पर और चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट कर ली है। ये जो है आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, आप यहाँ टोटल करके देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का, और ये आ रहा है 7,86,00,000 राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, लेट्स से इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आप शो करना चाहते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसकी एक बार सारी चीज़ें आप यहाँ ले आएँ और फिर आप देखें कि क्या चीज़ की कमी है। तो ट्रेड रिसीवेबल भी आपने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद बैंक डिपॉजिट है विद ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स। तो ये जो आपका है बैंक डिपॉजिट विद मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स, तो इसे आप जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ भी रहा है 4,41,00,000, तो इसे आप हाईलाइट करेंगे, दिस इज ऑल्सो कवर्ड। उसके बाद जो है बैलेंस विद बैंक आ रहा है, बैंक का बैलेंस कितना है, वो है 1,07,00,000। तो ये चीज़ें भी आपने नोट्स टू अकाउंट्स या शेड्यूल्स में आप ले गए हैं। एडवांस रिकवरेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि टोटल है 16 लाख रुपीज़ का। और एडवांस रिकवरेबल यानी आपको पैसा आपको चाहिए, आपको मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे आप अपने जो है कहीं ना कहीं पे लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म नेचर का है तो शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो लॉन्ग टर्म। यहाँ आपने जो है ऐसे शॉर्ट टर्म में दिखाया है। अब वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये तो मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, और नहीं पता तो एक बार आप कहीं भी दिखा लीजिए, उसके बाद जो है उसे रिक्लासीफाई कर देंगे मैनेजमेंट से पूछ के। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपने कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है तो आपका एसेट में आएगा, अगर मिली है तो लाइबिलिटी में आएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर वैसे दे रखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लॉन्ग टर्म है और कितनी शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ आप टोटल करेंगे तो 6398 आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म को दिखाते हैं, और यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल से लिखा है तो ये वाला वर्ड जो है अलग माना जाएगा, और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म में दिखाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसको दिखाया हुआ है तो दोबारा से शॉर्ट टर्म में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। आपको यहाँ से पता लग गया लॉन्ग टर्म इन नेचर है, ऑडिट क्लासिफिकेशन से पता लग गया। नहीं पता है तो ऑडिट के दौरान पूछेंगे, फिर भी नहीं पता है मैनेजमेंट बताएगी कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, उसके एविडेंस आप चेक करेंगे। उसके बाद जो है कुछ एक्रूड इनकम आ रही है, जो यहाँ दे रखा है कि अदर करेंट एसेट का ये पार्ट बनेगी। ये आपने ऑडिट के दौरान ही क्लासिफिकेशन कर लिया कि कौन से हेड में जानी चाहिए ये वाली लेजर की अमाउंट। तो उसी हिसाब से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि अदर करेंट एसेट में ये आपका एक्रूड इनकम शो होगी, तो उसे आप अदर करेंट एसेट में शो कर दीजिए 7,70,000। इंटरेस्ट एक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन बैंक डिपॉजिट, तो इसे आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और ये भी जो है यहाँ पर आ गया है, शो हो गया है। हालांकि आप देखेंगे कि इसे जो है हमने ऑलरेडी अदर नॉन करेंट एसेट में दिखाया हुआ है, तो कभी भी जो है डबल काउंटिंग ना हो जाए इसके लिए क्रॉस चेक कर लीजिए। और क्योंकि ऑलरेडी कवर हो चुका है इसको, इसलिए शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाएंगे। इवन आप इसको हटा भी सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ एक्रूड इनकम ही आपके अदर करेंट एसेट्स में आ रही है। बैलेंस जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास कुछ आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, और ये जो है बैलेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये आपके बैलेंस शीट में आएगा, और बैलेंस शीट में एक तरह से लोन्स एंड एडवांस आपने किसी को पैसा दिया हुआ है उस जगह पर आएगा।
तो ये आप देख सकते हैं कि 99 लाख रुपीज़ आ रहा है और यही सारा पैसा यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपने मैच कर लिया। देन कम्स योर रिसीवेबल्स पार्ट, यानी कि जो टैक्स आपने पैसा दे रखा है गवर्नमेंट को और रिसीव होना है, लाइक TDS रिसीवेबल टाइप थिंग्स, तो वो सब जो है आप शो करेंगे, यहाँ पर आप शो करेंगे और आपने शो भी किया हुआ है। 41 लाख रुपीज़ को आपने शो भी किया हुआ है। उसके बाद आपके P&L के आइटम स्टार्ट हो गए। मुझे सिर्फ बैलेंस शीट आइटम चाहिए थे दोस्तों, तो बैलेंस शीट आइटम में आप इस पे फिल्टर लगाएं और चेक करें कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हाईलाइट नहीं हुई है। तो एक ये मुझे फिक्स्ड एसेट मिला है गुड़गांव का, ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो डेफिनेटली आप इन्वेंट्री में दिखाएंगे ही, तो वो आपने इन्वेंट्री में दिखा भी दिया है। एक इम्पैक्ट इसका P&L में गया था। इस प्रकार आपने सारे बैलेंस शीट के आइटम कहीं ना कहीं शो कर दिए हैं। ऐसे आपका बैलेंस शीट का एक बार शेड्यूल तैयार हो गया है। अब जो है इस शेड्यूल को आपको जो है फाइनलाइज करना है, चेक करना है इसमें जो जो सब डिटेल्स और आनी चाहिए शेड्यूल्स में, मैनेजमेंट से पूछनी है या ऑडिट के दौरान आपने जो है कलेक्ट करी है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा और उसके बाद आपका ये शेड्यूल और बैलेंस शीट जो है फाइनल हो जाएगी। तो उस सब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।